Good morning friends and my students, myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering at Government Women's Polytechnic पटना। आज जो हम लोग सब्जेक्ट कवर करेंगे वो है नेटवर्क थ्योरी, और नेटवर्क थ्योरी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टेक्निक है, एक टूल है जिसका हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स में, इवन फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और भी बहुत वाइड एप्लीकेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं सर्टेन इक्वेशंस पे, नंबर्स पे, और जिससे हमें यूजफुल रिजल्ट मिलता है। ये एक टूल है, एक टेक्निक है, और सबसे बड़ी खासियत है कि एक वर्सेटाइल टूल है, मल्टी डायमेंशनल टूल है। डिफरेंट फील्ड्स में हम लोग इसका एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में देखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को समझेंगे। मैथमेटिक्स में अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि सर्टेन परफॉर्मेंस, सर्टेन ऑपरेशंस हम लोग नंबर पे करते हैं। ठीक है, सर्टेन एप्लीकेशन, सर्टेन परफॉर्मेंस, सर्टेन ऑपरेशंस हम लोग कुछ नंबर्स पे, कुछ इक्वेशंस पे करते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। इजीली आप लोगों ने देखा होगा पहले नहीं, मैथमेटिक्स में हम लोग ये प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन साइन, अंडर रूट, इस तरह का बहुत सारा ऑपरेशंस करते हैं। तो ये सिंबल्स जिससे हमने रिप्रेजेंट किया इन ऑपरेशंस को, इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स जो है किसी नंबर पे, इन ऑपरेटर्स से हम किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इन सिंबल्स का जो मतलब है, इन सिंबल्स का जो एप्लीकेशन है, इन सिंबल्स की टेक्निक्स को हम लोग अलग अलग नंबर्स पे यूज करते हैं, इक्वेशंस पे यूज करते हैं, और हमें रिजल्ट मिलता है। उस तरह हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखेंगे, यहाँ भी एक ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। और जिस तरह ये मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स को हमने देखा और इससे हम लोग ऑपरेशंस कराते थे, इससे हम लोग कोई परफॉर्मेंस कराते थे, कोई और परफॉर्मेंस करा के हमें रिजल्ट मिलता था, उसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपका ऑपरेटर है, इसको भी हम लोग किसी नंबर्स पे, इक्वेशंस पे यूज करके हमें रिजल्ट मिलता है। आगे चल के हम लोग इनवर्स लैप्लास भी देखेंगे, वहां भी एक ऑपरेटर आएगा, इसे हम लोग बोलेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर्स। तो इन चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत वाइड एप्लीकेशन है, मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशन है, डिफरेंट फील्ड्स में हम लोग यूज करते हैं। और खासकर आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस है, हमारा कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस है, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। तो खासियत क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की? कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी अवेलेबल टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स से अगर हम कंपेयर करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशन कहीं ना कहीं इजी है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजी है। और सबसे बड़ी खासियत हमारे पास क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे नेटवर्क एनालिसिस, हमारे कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस के जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें मिलते हैं, जो टाइम डोमेन में रहते हैं, उन टाइम डोमेन के इक्वेशंस को ये अलजेब्रिक डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो सबसे बड़ी खासियत है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर है और इतना वाइड एप्लीकेशन हम लोग इसका करते हैं। पहली खासियत कि अदर अवेलेबल टेक्निक्स जो हमारे पास अवेलेबल है नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, कंट्रोल सिस्टम के एप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए, उनसे कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन इजी है। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारे नेटवर्क एनालिसिस में, हमारे कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस में जो हमें टाइम डोमेन का इक्वेशन मिलता है, हमें टाइम के जो फंक्शंस मिलते हैं, उनको ये सिंपली अलजेब्रिक डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। और होता क्या है कि हमें पता है कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टेक्निक्स को देखें तो अलजेब्रा कहीं ना कहीं, अलजेब्रा हमारे लिए इजियर होता है, अलजेब्रा का एप्लीकेशन हमारे लिए इजियर होता है। तो अगर हमारे मुश्किल इक्वेशंस को जो टाइम डोमेन में है, उनको इजीली हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर का यूज करके उन नंबर्स पे, उन इक्वेशंस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का परफॉर्मेंस करके अगर हम इजीली उन्हें अलजेब्रिक डोमेन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस इजी हो जाएगा। और बाद में क्या होगा, इनवर्स लैप्लास का यूज करके अगर हम चाहें तो वापस उन इक्वेशंस को अलजेब्रिक से वापस टाइम डोमेन में भी ला सकते हैं। ये इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है। तो आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे डेफिनेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है? तो होता क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म? अब होगा क्या कि अगर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं जिसको हम लोग ft से रिप्रेजेंट करते हैं। ft का क्या मतलब है कि f इज अ फंक्शन ऑफ आपका वेरिएबल t। ठीक है, तो यहाँ टाइम का एक फंक्शन हम लोगों ने लिया ft,
इसको हम लोगों ने ft से डिनोट किया, और यहाँ टाइम पर कंडीशन है कि हियर t इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो टाइम का एक इक्वेशन हम लोग लेके चले। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन से एक फंक्शन आएगा, इसमें हम लोग इस फंक्शन पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन होगा वो इस इंटीग्रल के बराबर होगा फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या कहता है कि एक फंक्शन होगा टाइम के डोमेन में, जहां टाइम वेरिएबल है, टाइम पे कंडीशन है कि t इज ग्रेटर देन 0। अगर इस तरह का कोई फंक्शन है तो उस पे हम जो ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस ट्रांसफॉर्म का हम लोग नाम देंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बराबर होगा L of ft इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस st ft dt फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो s के डोमेन में मिलेगा, और s क्या है, वेयर s इज ए पैरामीटर व्हिच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्या होगा, हमने देखा कि टाइम के एक फंक्शन को हमने लिया, उस पे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेशन किया L ऑपरेटर को यूज करके, जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, और L ऑपरेटर को यूज करके हमने इस फंक्शन पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ये चीज करते हैं इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस st ft dt, और अल्टीमेटली हमारा फंक्शन जो टाइम के डोमेन में था अब अलजेब्रिक डोमेन में कन्वर्ट हो गया, वेयर s इज ए पैरामीटर, s एक पैरामीटर है which may be real और complex, which may be real और complex। तो ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम करेंगे किसी टाइम डोमेन के फंक्शन को, तो इस तरह आपका फंक्शन अल्टीमेटली कन्वर्ट होके अलजेब्रिक डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ थ्योरम्स को देख लेंगे। थ्योरम्स, तो थ्योरम में हम लोग आ जाते हैं पहले, और लीनियरिटी थ्योरम में आ जाएंगे। लीनियरिटी थ्योरम, अब लीनियरिटी थ्योरम है क्या, तो लीनियरिटी थ्योरम में उसी तरह हम लोग लेके चलेंगे जो आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन में है कि अगर कोई फंक्शन ft है जो टाइम t इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, और अगर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किया, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किया, तो जाहिर है हमने ये परफॉर्मेंस किया, e टू द पावर इंटीग्रल हमने लिया e टू द पावर माइनस st इनटू ft dt फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। और अगर हमें इसका रिजल्टेंट फंक्शन जो कि s डोमेन में है यानी अलजेब्रिक डोमेन में है, अगर हमें ये मिलता है, तो अगर हम किसी और फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहें जो अलग अलग टर्म्स का है, आपस में प्लस माइनस से वो टर्म्स एडजस्टेड है, या अलग अलग फंक्शंस है जो आपस में प्लस माइनस से एडजस्टेड है, यानी सपोज दैट अगर हम इस तरह का कोई फंक्शन लेते हैं, ठीक है, तो आपका लीनियरिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन में हम हमेशा देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन ft है डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर हमें इस तरह fs मिल रहा है, रिजल्टेंट अलजेब्रिक डोमेन में हमें कोई फंक्शन मिल रहा है, तो अगर इस तरह के फंक्शन का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा जो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में उन्हें हम अलग कर सकते हैं, यानी इसको ध्यान से समझ लीजिए, इस कंबाइंड इक्वेशन का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो इस कंबाइंड इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन पे हम लोग इसको पुट करेंगे, तो आपका लीनियरिटी थ्योरम क्या कहता है कि इस तरह अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, तो अल्टीमेटली ये जो ट्रांसफॉर्म होके आएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंबाइंड इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम चाहें तो इन इक्वेशंस को अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, बीच में एडिशन साइन देके, यानी ये जो है अब इसका लैप्लास अलग ले सकते हैं, और बीच से जो हमारा प्लस सेपरेटेड है
इसका लैप्लास हम लोग अलग ले सकते हैं, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। यही आपका लीनियरिटी थ्योरम है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए वैलिड है। और जिस तरह हम लोग जानते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट मल्टीप्लायर को डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लायर को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। उस तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी इन कांस्टेंट मल्टीप्लायर को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो लीनियरिटी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपका कोई फंक्शन है ft डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें रियल डोमेन, हमें अलजेब्रिक डोमेन में एक फंक्शन मिला fs। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन हम लोग लें जो दो अलग-अलग या दो से अधिक अलग-अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, जिसके टर्म आपस में प्लस और माइनस एडिशन से जुड़े हुए हैं, तो उनका जब कंबाइन हमें लेना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसको लीनियरिटी थ्योरम की प्रॉपर्टी से उन कंबाइन इक्वेशन से चाहें तो हम लोग टर्म वाइज अलग-अलग करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, और इस तरह अलग-अलग करके हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। और उन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जब सम टोटल करेंगे तो हमारे कंबाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सम टोटल के बराबर होगा। दिस इज योर लीनियरिटी थ्योरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन को टाइम डोमेन से अलजेब्रिक डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसका थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा किए थे कि इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, यानी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन करके, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर को लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो अलजेब्रिक डोमेन का इक्वेशन हमें मिला उसको वापस रियल डोमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग चाहें तो जो हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हम लोग अगर ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते थे, हम लोग ये परफॉर्मेंस करते थे, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस st ft dt फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ये जो हम लोग फंक्शन करते थे, चाहे तो हम लोग जब इनवर्स लैप्लास लें इसका fs का, तो अगर हम लोग चाहें तो fs का हम लोग इनवर्स लैप्लास ले सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, पहले भी चर्चा की, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो अगर हम लोग इसका इनवर्स लेंगे, ठीक है, तो इसके इनवर्स का क्या मतलब है, जाहिर है इस फंक्शन को हम लोग इससे लेके आए हैं, इससे इस फंक्शन को इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा L इनवर्स, ये आपका हो जाएगा L इनवर्स, और अगेन आपका fs जो है L ऑफ ft के बराबर है। तो यहाँ fs की जगह L ऑफ ft को हम लोग पुट कर देंगे, fs की जगह L ऑफ ft को हम लोग पुट कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली आपका फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा L स्मॉल ft, और ये बराबर हो जाएगा आपके ft से। तो इसका मतलब है सिंपली कि हम लोग fs को चाहें जो अलजेब्रिक डोमेन का फंक्शन है उसको वापस रियल डोमेन में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो आपका दोनों चीजें आ रही हैं, लैप्लास ऑपरेशन और इनवर्स लैप्लास ऑपरेशन, इनको हम लोग बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर। ठीक है, एक फंक्शन का हम लोग लैप्लास करते हैं, फिर उसी फंक्शन को इनवर्स लैप्लास से वापस हम लोग टाइम डोमेन में ले आते हैं। इन चीजों को, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री फंक्शंस देखेंगे। किसी कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, यानी सपोज दैट आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि ft का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो हमें ये करना पड़ता है, हमें इंटीग्रल लेना पड़ता है e टू द पावर माइनस st ft dt फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। तो अभी हमें क्या करना है, एक एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और हमें पता है कि हमें किसका निकालना है, हमें 1 का निकालना है। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। हमें जो परफॉर्मेंस करना है, और आपका फंक्शन है यहाँ 1 फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ये सिंपली आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रल, और e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रल यानी सिंपली e टू द पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस a फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी।
और जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो सिंपली e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी हमें पता है कि आगे चल के वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 और ये माइनस s, तो अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन आ जाएगा वो 0 और ये माइनस माइनस साइन मिलके प्लस 1 बाई एस, यानी इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, वो आपको क्या मिलेगा 1 बाई एस। कंडीशन इसमें होगा s इज ग्रेटर देन 0। तो कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। जैसे पहला है व्हेन द फंक्शन इज 1, जब आपको कांस्टेंट फंक्शन मिले ft इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरे एलिमेंट्री फंक्शन को हम लोग देखेंगे। दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन है अगर हमें e टू द पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वेयर a इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां भी हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के हिसाब से ft का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें पता है हमें इंटीग्रल लेना होता है e टू द पावर st इनटू ft dt, यानी इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है और वो अल्टीमेटली हमारा फंक्शन अलजेब्रिक डोमेन में मिलता है जिसको हम लोग कैपिटल S यानी फंक्शन ऑफ S हम लोग डिनोट करते हैं। कैपिटल F इज ए फंक्शन ऑफ S, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल F से हम इसको डिनोट करते हैं। अब क्या है, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। e टू द पावर at का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सिंपली इस एक्सप्रेशन पे हम लोग उसको डालेंगे from the limit 0 to infinity। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से ओके, चाहे तो इसको हम लोग माइनस साइन बाहर भी कर सकते हैं, तो माइनस साइन बाहर भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग माइनस साइन बाहर कर सकते हैं इसके एक्सपोनेंशियल में। तो ये हो जाएगा सिंपली s माइनस a t dt, और इंटीग्रेशन जब हम लोग इसका करेंगे तो सिंपली e टू द पावर माइनस s माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस a फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। और जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ e टू द पावर माइनस जो फंक्शन आ रहा है उसमें इंफिनिटी आ रहा है, यानी 1 बाई इंफिनिटी, यानी वो 0 हो जाएगा अपर लिमिट लगाने के बाद। और लोअर लिमिट लगाने के बाद ये वैल्यू e टू द पावर 0 का आएगा। e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। e टू द पावर माइनस 0 का मतलब ये 1 है, तो सिंपली 1 आ जाएगा माइनस s माइनस a ब्रैकेट के अंदर, और इसको जब हम लोग अरेंज कर देंगे तो ये आपका 1 बाई एस माइनस ए, और इसमें कंडीशन हो जाएगा वेयर s इज ग्रेटर देन a। तो ये दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन हमने देखा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन में। थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन हम लोग करेंगे, और ये फंक्शन है जब आपका फंक्शन गिवन हो sin 80, यानी एंगल के अंदर 80 है आपका, वेयर a इज ए कांस्टेंट। इसका हमें अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सिंपली लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन पे हम लोग इसको बैठाएंगे, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के हिसाब से अब ये जो फंक्शन आ रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के हिसाब से, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो इंटीग्रेशन है, यहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन के हिसाब से ये दो फंक्शन है u इंटू v के फॉर्म में। यानी हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जब इस तरह का कोई आता है
जब कंबाइन फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाइड है उसका हमें निकालना रहता है, यानी अगर यूं कहें तो एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, इसका हमें जब इंटीग्रेशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या हो जाता है, इन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन को हम लोग u ले लेंगे, एक फंक्शन को हम लोग v ले लेंगे और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पे हम लोग इस तरह बैठा के निकालते हैं। और इसमें u और v सेलेक्ट करने का भी तरीका है जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, आइलेट लेके चलते हैं, आइलेट के रूल को हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ क्या है, आइलेट क्या है आपका, तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, इस प्रोसीडिंग में हम लोग ऐसे चलते हैं। और इस प्रोसीडिंग में जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम लोग u लिखेंगे, जो फंक्शन बाद में आएगा उसको हम लोग v लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं हमें दो तरह का फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल है, एक फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमें जो दो फंक्शन मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो यहाँ से जब हम लोग आइलेट के हिसाब से यहाँ से चलेंगे तो जाहिर है आइलेट के हिसाब से चलने के हिसाब से हमें t पहले मिल रहा है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले मिल रहा है, तो जाहिर है हम लोग u लेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है तो हम लोग v लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमें निकालना है इसको हम लोग मान के चलते हैं, लिमिट हम लोग बाद में लगाएंगे, पहले हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है उसकी वैल्यू i है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये अप्लाई करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमें इस पे अप्लाई करना होगा। तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं इसकी तरह, और हम लोग ले चुके हैं sin at हमारा u है और हमारा e टू द पावर माइनस st v है। इस तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पे हमने इसे डाल दिया। आगे चल के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका i है, और e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन, और इधर जो टर्म है sin at का डिफरेंशिएशन, और ये टर्म का बाद में चल के हमें कंबाइंड इंटीग्रेशन करना होगा। और फिर e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन, और इसका कंबाइंड इंटीग्रेशन हमें अब करना होगा। इसको जब हम लोग अरेंज कर देंगे, सॉरी, ये साइन का जो डिफरेंशिएशन हमने किया एक्चुअली ये कॉस हो जाएगा, cos 80। ये जो साइन का डिफरेंशिएशन था, तो sin 80 का डिफरेंशिएशन a cos 80। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन कंबाइंड फंक्शन में करना चाहेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ फिर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ गया, फिर हमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना होगा। तो पहले तो अरेंज करके हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इस इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब हमें e टू द पावर माइनस st cos 80 का इंटीग्रेशन करना है।
तो अगेन यहाँ हम लोग देख रहे हैं दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। अगेन हमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स लगाना होगा यहाँ पे, और फिर से हम लोग आइलेट यूज करेंगे, आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है cos 80 इसे हमें u लेना होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारा e टू द पावर -st इसे हमें v लेना होगा। तो अगेन इसका भी इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स हम लोग करेंगे। हमेशा याद रखना है कि इसको हम लोग i लेके चल रहे हैं जो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, क्योंकि इस i की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये टर्म जीरो का क्यों हो जाएगा, इसको भी हम लोग बाहर कर लेंगे, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस a/s, और अब इंटीग्रेशन वाले पार्ट से ये इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमेशा उसी तरह इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स का जो प्रॉब्लम है उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन, और ये पूरा बॉक्स में आ गया। ये e टू द पावर -st का इंटीग्रेशन, cos 80 यानी माइनस sin 80, और इसके बाद e टू द पावर -st का इंटीग्रेशन, e टू द पावर -st बाई -a, और फिर से इस कंबाइंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना होगा। माइनस हो गया, यहाँ इन टर्म्स को चाहे तो हम लोग माइनस से बाहर ले जा सकते हैं, ये माइनस कैंसिल, a/s बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो हो गया e टू द पावर -st sin 80 dt। अगेन इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग, और फाइनली हम एक्सपेंड करते जाएंगे इसको। तो एक्सपेंड करते जाएंगे, ब्रैकेट को इससे एक्सपेंड करते जाएंगे। यहाँ क्या माइनस साइन a/s², और ये आ जाएगा -st cos 80। इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, तो अगेन माइनस साइन, और a/s इधर भी है, a/s इधर भी है, a² और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन है -st sin 80 dt। अब हमें ध्यान रखना है कि i हमने लेके चला था, मैंने पहले भी कहा था कि हमें i को ध्यान में रखना है, और स्टार्टिंग जब हमने की थी तो हमने i लिया था, किसको हमने i लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -st sin 80 को हमने i लिया था। हमने सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए i लिया था, बाद में हम लोग जब हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होके आएगा तो हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये जो i आया था तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टर्म हमें मिल रहा है वो i के बराबर है, तो सिंपली इस टर्म को हम लोग अब i लिख सकते हैं, और इधर i है, ये i है, i को जब हम लोग एक साइड लेके जाएंगे LHS में, और तब हम लोग इक्वेशन को उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली ये स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये i के बराबर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग ये चीजें करते हैं। तो अब यहाँ आगे चल के हम लोग उसको i लेके चलेंगे। तो हमारा अब इक्वेशन जो है, हमारा इक्वेशन जब हो जाएगा ये टर्म आ जाएगा,
माइनस, और हमने देखा है कि ये टर्म हमारा अगेन आई के बराबर है जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। स्टार्टिंग में हमने लिया था आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस st sin 80 dt। तो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म आई से लिखा जाएगा, यानी इसका जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर टर्म है a स्क्वायर बाई a स्क्वायर आई, ये पूरा का पूरा टर्म को जो है, ये पूरा का पूरा टर्म को हम आई से शो कर रहे हैं, आई से हम शो कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा टर्म आई से हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इस आई को उठा के हम लोग एलएचएस में ले जाएंगे। तो यहाँ लाने के बाद हो जाएगा क्या, ये तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर ब्रैकेट आई, ये आई इधर आके ऐड हो गया पुराने वाले आई से, और अब ये इसके बराबर हो गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो s यहाँ डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आई, और यहाँ भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी हम लोग कम से कम s या s स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी s स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को s से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर s आ जाएगा, और इस तरह करके यहाँ भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ चाहे हम लोग तो 1 बाई माइनस 1 बाई एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो उसके बाद ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो s e टू द पावर माइनस st sin 80, और ये फंक्शन है a e टू द पावर माइनस st cos 80। अब यहाँ क्या है, s स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब i डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ये न्यूमरेटर टर्म यहाँ नीचे चला जाएगा, तो ये न्यूमरेटर टर्म जब यहाँ नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ का पूरा टर्म ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा लिमिट है हमने इंटीग्रेशन को निकाल लिया। अब जो स्टार्टिंग में हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट था, ये पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से इंफिनिटी। लिमिट अप्लाई करने के बाद तो कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर है, सिंपली लिमिट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर ही कर देते हैं, और अपने फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे इंफिनिटी, अपर लिमिट जो इंफिनिटी है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सिंपली e टू द पावर माइनस इंफिनिटी यानी 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर यही अपर लिमिट इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी क्या है, e टू द पावर माइनस st इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा अपर लिमिट वाला। अब लोअर लिमिट वाला टर्म हम लोग पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट वाला टर्म हम लोग पुट करेंगे, तो s तो कांस्टेंट है, लोअर लिमिट वाला जो टर्म हम लोग पुट करेंगे s आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, e टू द पावर 0 यानी वो 1, और उसके बाद ये मल्टीप्लाइड है, सब आपस में ये मल्टीप्लाइड है, उसका साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा बाद में। उसके बाद यही लोअर लिमिट इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पता है e टू द पावर माइनस st किसी भी चीज का पावर 0 वो 1 हो जाता है, a यहाँ कांस्टेंट है, तो a इंटू 1 और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये भी हमें पता है। तो ये हो गया इस तरह से। अब इसको फाइनली जब हम लोग लिखेंगे यहाँ, तो आपका इंटीग्रेशन जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ जो अपर लिमिट वाला टर्म हमने निकाला था इंफिनिटी को पुट करके अपर लिमिट वाला, ये पूरा पूरा 0 आ गया, और ये लोअर लिमिट यानी 0 को अप्लाई करने के बाद तो ये s इंटू 1 इंटू 0 यानी ये पूरा पूरा 0 हो गया 0, और ये a इंटू 1 इंटू 1 यानी ये a बच गया। तो सिंपली
ये आ गया आपका माइनस ए, यानी आपका अल्टीमेट इंटीग्रेशन आ गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये हम लोग किसका लेके चले थे, तो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 लेके चले थे, यानी अल्टीमेटली आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 हमें मिल गया ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कंडीशन होगा एस इज ग्रेटर देन ए। सॉरी, s इज ग्रेटर देन 0, s इज ग्रेटर देन 0 हमारे यहाँ पे कंडीशन होगा। तो इस तरह हम लोग देखा कि एलिमेंट्री फंक्शन में हम लोग जो साइन का हम लोगों ने किया उसका ये आ गया। तो इस तरह करके हम लोग चाहें तो सबका हम लोग निकाल सकते हैं जो भी एलिमेंट्री फंक्शन है। जैसे sin 80 का हमने लिया, आगे चल के हम लोग cos 80 का निकाल सकते हैं, आगे चल के हम लोग हाइपोटेन्यूस फंक्शन का निकाल सकते हैं, यानी sin h80 cos h80 का हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह करके हम लोग सबका सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, यही पैटर्न, हमें पैटर्न पता चल गया कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री फंक्शन का क्या आएगा। तो अभी तक हमने देखा कि एलिमेंट्री फंक्शन का हमने देखा फोर्थ एलिमेंट्री फंक्शन, यानी अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 का निकालना है तो जिस तरह प्रोसेस हमने देखा उसी तरह प्रोसेस से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके सॉल्व करेंगे। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अब डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं वैल्यू, आपको मेमोराइज करना है। तो इसका जब हम लोग करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी cos 80 का जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सिंपली हमें करना क्या होगा, ये हमें इंटीग्रेशन करना होगा फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। और ये करने के बाद हमें फाइनल सॉल्यूशन, जिस तरह पिछला प्रोसेस हम लोगों ने देखा था sin 80 का, उसी तरह के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे और हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं अपने मेमोराइज करने के लिए। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो आ जाएगा इस केस में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वेयर s इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह जब आगे चल के हम लोग sin h80 का भी सॉल्व करेंगे, सिमिलर प्रोसेस को हम लोग अपनाएंगे और वहां भी सॉल्व करने के बाद जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो हमें करना क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस फंक्शन है sin h80 है, इस फंक्शन में आगे चल के हमें यूलर्स इक्वेशन को यूज करना होगा और उसको यूज करके हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका भी रिजल्ट जो हमें है वो फाइनली हमें मिलेगा where s is greater than मॉडुलस ऑफ a। यहाँ अंतर है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ जो कंडीशन था where s is greater than a, लेकिन जब हाइपोटेन्यूस फंक्शन आएगा sin h80 आएगा तो s is greater than mod a। इस तरह जब cos h80 का भी हम लोग कर सकते हैं हाइपोटेन्यूस फंक्शन, इसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोग निकालेंगे इसका जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें करना होगा, देखो कहाँ गया वो, जाओ ठीक है बना आपको सोने को ना भाभी प्लीज वास्तु मत भूलिएगा। मैं बात कर रहा हूँ बाबू। उसके बाद इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा और इसकी डायरेक्ट वैल्यू, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोग निकालेंगे हाइपोटेन्यूस फंक्शन cos h80 का, तो ये हमें मिलेगा साइन वाला जो था, साइन वाला में ना a होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, लिखने में गलती हो गई थी। ये sin h80 है, यहाँ a बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और जब cos का हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग कैलकुलेशंस करके लाएंगे तो ये सिंपली s बाई इस तरह से हो जाएगा। यहाँ भी जो कंडीशन है where s is greater than मॉडुलस ऑफ a, तो ये इस तरह से फंक्शन का हमने देखा। अब आ जाएंगे हम लोग tn, t टू द पावर n, where n कोई भी आपका रियल नंबर है उसको हम लोग लेके चलेंगे। अब सेवेंथ एलिमेंट्री फंक्शन में आ जाएंगे और सेवेंथ एलिमेंट्री फंक्शन सपोज करें हम लोग कि आपका एलिमेंट्री फंक्शन है t, टाइम डोमेन का t वेरिएबल, और इसके ऊपर n कोई रियल नंबर है, n कोई रियल नंबर है, इसको हम लोग लेके चलेंगे। इसका अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका हमें अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सिंपली हमें ये करना है और बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ये इंटीग्रेशन करना होगा e टू द पावर माइनस st tn dt फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी।
ये हमें करना होगा, जाओ, ठीक है, ये हमें परफॉर्म करना होगा। अब हुआ क्या ना कि ये जो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि इसमें गामा फंक्शन का यूज आएगा। मैथमेटिक्स में आपको गामा फंक्शन पढ़ाया गया होगा। गामा फंक्शन जिस तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन हम लोग करते हैं, उस तरह गामा फंक्शन भी एक ऑपरेशन है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है, इसका हम लोग यूज करते हैं सर्टेन नंबर्स पे। गामा फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें। तो गामा फंक्शन, इसको सॉल्व करने के लिए हमें गामा फंक्शन को समझना होगा। तो होता क्या है कि जिस तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक एप्लीकेशन है, कुछ नंबर्स पे, कुछ इक्वेशन पे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेशन करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है, उस तरह हम लोग गामा फंक्शन का भी करते हैं। तो गामा फंक्शन ऑफ n को हम लोग देख लेंगे। तो गामा फंक्शन ऑफ n, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, हम लोग किसी नंबर्स पे, किसी इक्वेशन पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन करते हैं और हमें उससे रिजल्ट मिलता है, उस तरह गामा ट्रांसफॉर्म, गामा फंक्शन भी एक एप्लीकेशन है, इसको भी हम लोग परफॉर्म करते हैं नंबर्स पे, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। और होता क्या है कि अगर हम लोग मान के चले कि n कोई रियल नंबर है, इसका हमें गामा फंक्शन निकालना है, तो गामा फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल का मतलब है गामा फंक्शन ऑफ n, और इसका मीनिंग क्या है, तो बाय डेफिनेशन अगर बाय डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। n का हमें गामा फंक्शन लेना है, तो इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन ऑफ n, और बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन ऑफ n, ये इंटीग्रल गामा फंक्शन ऑफ n होता है, ये फंक्शन हमें करना होता है, ठीक है। इसी से आगे चल के गामा फंक्शन जो आपको मैथमेटिक्स से पढ़ाया गया होगा, ये भी बताया होगा कि इसी से हम लोग एक और थ्योरम हम लोग डिराइव करके लाते हैं, और इससे हमें मिलता है गामा फंक्शन ऑफ n+1, जो कि इस फंक्शन के बराबर होता है, फ्रॉम लिमिट 0 टू इंफिनिटी, जो कि इस फंक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे tn निकालने में, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। अब गामा फंक्शन के कुछ थ्योरम्स होते हैं, उनको हम लोगों को मेमोराइज कर लेना है, उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कुछ थ्योरम्स को आपको याद कर लेना है। पहला क्या है, तो पहला होता क्या है आपका गामा फंक्शन ऑफ n+1, तो हम लोग लिख सकते हैं गामा फंक्शन n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n, ये पहला थ्योरम है। ये थ्योरम्स आपको मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि इनकी जरूरत कहीं ना कहीं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करने में हमें पड़ती है, और खासकर यहाँ जब tn का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, वहां गामा फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक ये हो जाता है। दूसरा है गामा फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तीसरा है, ये सब मेमोराइज कर लेना है, आपको याद कर लेना है, गामा फंक्शन ऑफ हाफ इज इक्वल टू √π। चौथा है गामा फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि अगर n पे कंडीशन है, जैसे हम लोगों ने n लिया था, n इज ए रियल नंबर, लेकिन अगर n पे कंडीशन है कि n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जब कंडीशन दिया हुआ हो n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका पांचवा थ्योरम हो जाएगा, वहां गामा फंक्शन ऑफ n+1 को हम लोग फैक्टोरियल n लिखते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये जब कंडीशन है तो फैक्टोरियल n का सिंबल हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। तो जब कंडीशन दिया हुआ है कि आपका n पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तब आपका गामा फंक्शन ऑफ n+1 फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। तो इन चीजों का हम यूज करेंगे यहाँ पे, और आगे चल के लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कई जगह गामा फंक्शन का यूज आएगा, इसलिए शॉर्ट में मैंने गामा फंक्शन आपको बता दिया। ये हमेशा ध्यान में रखना है, गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -y y टू द पावर n-1 फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और गामा फंक्शन ऑफ n+1 है, वो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -y y टू द पावर n फ्रॉम द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। dt के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है दोनों का, इसका भी dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसका भी dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये पर्टिकुलर थ्योरम्स हैं, इन पांच थ्योरम्स को ध्यान में रखना है। ये थ्योरम्स क्या हैं, तो गामा फंक्शन ऑफ n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, गामा फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। गामा फंक्शन ऑफ हाफ जो है वो √π के बराबर हो जाता है। और फोर्थ में है गामा फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। और फिफ्थ में क्या है, कंडीशन अगर हो कि आपका n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, उस केस में आपका गामा फंक्शन ऑफ n+1 फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। फैक्टोरियल n को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल n को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग tn को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ tn बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिखा। अब क्या करेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे
लेट हम लोग मान लेंगे एस टी को y मान लेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। जब एस टी वाई हो जाएगा तो डेफिनेटली इससे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू वाई बाई एस, ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हम लोग करेंगे इस एस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और इधर y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो ये फिर हमें मिल जाएगा, s को हमने बाहर कर दिया, s कांस्टेंट है इसलिए, और dt बाई dt यानी ये 1 हो जाएगा आपका, dt बाई dt आगे चल के ये 1 हो जाएगा, और ये हो गया dy बाई dt। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका 1 हो गया, यानी s इज इक्वल टू dy बाई dt। s इज इक्वल टू dy बाई dt। इससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो आपका dt इज इक्वल टू dy बाई s, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है t इज इक्वल टू y बाई s, dt इज इक्वल टू dy बाई s, और हमने ऑलरेडी st को y माना है। इसको हम लोग पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है अब फाइनली इंटीग्रेशन बदल जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन की लिमिट्स को भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स को चेक कर लेंगे, जब y को क्या लिमिट्स है और t में करस्पॉन्डिंग लिमिट्स क्या हो जाता है। तो y को लेके चलेंगे और t को लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पहले लोअर लिमिट लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब t 0 होता है तो डेफिनेटली जब t 0 होता है तो आपका y भी 0 हो जाएगा, यानी जब t 0 होता है तो आपका y भी 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपर लिमिट को देख लेंगे, तो अपर लिमिट में अगर t इन्फिनिटी होता है तो लीनियर रिलेशन है, आपका y भी इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी लिमिट आपका वही रह जाएगा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी, y से st को y से सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी, तो लिमिट आपका सेम रह जाएगा। हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो st को हमने y लिया है, यानी हो गया माइनस y, और दूसरा t टू द पावर n, तो t क्या है यहाँ y बाई s है, यानी y बाई s टू द पावर n, और dt क्या है, तो dt यहाँ हमने दिया dy बाई ds। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म को अलग करके हम लोग लिख लेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं s जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड हम लोग लेके चल सकते हैं। सॉरी, यहाँ dt इज इक्वल टू dy बाई s था, dt इज इक्वल टू dy बाई s, यहाँ से dt इज इक्वल टू dy बाई s, dt को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया dy बाई s से। अब क्या है, s कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो सिंपली ये s का पावर n है और एक सिंगल s है, यानी s n+1 डिनोमिनेटर में बाहर एक साइड हो गया। चाहे तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन के भी बाहर कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली हम लोग इसको इंटीग्रेशन के भी बाहर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फंक्शन इधर बच जाएगा, क्लियर। और यहाँ क्या था, सॉरी ये y होना चाहिए था, ये y होना चाहिए था, ये गलती से dt लिखा गया, वहां पे y होना चाहिए था। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन सिंपली हमें यहाँ दिख रहा है गामा फंक्शन ऑफ n है, ये फंक्शन जो है सिंपली हमारा गामा फंक्शन ऑफ n है, सॉरी ये फंक्शन जो है हमारा सिंपली यहाँ से दिख रहा है गामा फंक्शन ऑफ n+1 है, ये फंक्शन हमारा गामा फंक्शन ऑफ n+1 के बराबर है। अब उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमें मिला गामा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई Sn+1, ठीक है। कंडीशन यहाँ क्या होता है, वेयर n इज ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन है। तो हमने देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Tn हमें मिला गामा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई Sn+1, जहां जब n आपका कोई रियल नंबर है लेकिन कंडीशन है n इज ग्रेटर देन -1। लेकिन हाँ, एक और जब कंडीशन हो जाएगा वेयर n इज ए इंटीजर, तो हम लोग ने पहले ही देखा कि गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से जब कंडीशन दिया हुआ हो कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जब कंडीशन दिया हुआ हो कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तब गामा फंक्शन ऑफ n+1 फैक्टोरियल n के बराबर हो जाता है। तो यही आपके Tn का फॉर्मूला फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई Sn+1 भी हो जाएगा, जब आपका ये कंडीशन ना होके कंडीशन दिया हुआ हो कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर,
तो जब ये कंडीशन दिया होगा तो हमें पता है कि ये जो आया था हमारा tn का लैप्लस ट्रांसफॉर्म, तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता है कि जब कंडीशन दिया हुआ होता है कि वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उस कंडीशन में हमारा गामा फंक्शन ऑफ n + 1 फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो यहाँ उससे हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमने देखा कि tn का हमें दो फार्मूला मिला, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ tn का हमें दो फार्मूला मिला। एक, जब n कोई रियल नंबर है जिसका कंडीशन है n इज ग्रेटर देन -1, उस केस में, यानी जब n इंटीजर नहीं हो, कोई फ्रैक्शन हो, रियल नंबर हो लेकिन कोई फ्रैक्शन हो, उस केस में हम लोग यूज करेंगे लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ tn इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय sn + 1। और जब हमारा tn में कंडीशन दिया हुआ हो कि वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ tn मिलेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय sn + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगले क्लासेस में और डिटेल से हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म के कुछ और एप्लीकेशंस को देखेंगे, कुछ थ्योरम्स को देखेंगे, इनवर्स लैप्लस को देखेंगे, और बाद में चल के हम लोग सर्किट एनालिसिस में किस तरह लैप्लस ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस में कैसे यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस में कैसे यूज करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।